नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दिल्ली में बीजेपी की सरकार, जी हां, 27 साल बाद आखिरकार वो मौका आ गया जब बीजेपी मुख्यालय पर जश्न की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। और इस जश्न की तस्वीरों में चार चांद उस वक्त लगेंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे, दफ्तर पहुंचेंगे और वहां अपने कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा। सबसे पहले उनका स्वागत किया जाएगा। अब क्या उत्साह पीएम को लेकर है, इस जीत को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में कितनी खुशी है, कैसा जश्न मनाया जा रहा है, वो तस्वीरें तो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। ढोल नगाड़ों पर नाचा जा रहा है, बीजेपी के जो झंडे हैं उन्हें लहराया जा रहा है, जमकर नारेबाजी हो रही है और खुशी इस बात की कि ना सिर्फ दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, बल्कि आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े धुरंधरों को इस बार बीजेपी ने पटकनी दी है। चाहे फिर वो खुद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ही क्यों ना हो, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ही क्यों ना हो, उन्हें भी हरा दिया है इस बार भारतीय जनता पार्टी ने। और इसीलिए जश्न की तस्वीरें बेहद खास। सीधा चलते हैं, हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, सबसे पहले तो यही बताइए, क्या तैयारी की गई है इस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए? प्रधानमंत्री जब पहुंचेंगे तो क्या खास तैयारियां? और प्राची, आप सोचें कि जब भी इस बीजेपी मुख्यालय में पिछले 10 सालों की अगर बात करें तो तकरीबन 20-22 अवसर ऐसे आए होंगे कि इस मुख्यालय की बात कर ले या एक्सटेंशन जो बिल्डिंग है उसमें, जब किसी राज्य में बीजेपी को जीत हासिल हुई और यहाँ पर कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जीत का जश्न मनाने के लिए। ये वो कार्यकर्ता यहाँ पे इकट्ठा होते हैं जो कि दिल्ली के कार्यकर्ता होते हैं। तो उन कार्यकर्ताओं के भीतर भी एक कैसी कसक, कैसी टीस होती होगी कि ठीक है कि आपकी पार्टी की जीत हुई किसी राज्य में, लेकिन एक दूसरा एहसास ये भी रहता है कि जिस राज्य के आप कार्यकर्ता हो, पार्टी के इकाई के, उसमें पिछले 27 साल से आप वनवास झेल रहे हो और वो कसक, वो टीस बीजेपी के दिल्ली के एक एक कार्यकर्ता को कैसे सालती होगी। आज जब वो अवसर है तो वो नजर आ रहा है कि किसी भी कार्यकर्ता से बात कीजिए जो अभी तक दूसरे राज्य इकाइयों की जीत पर के जश्न पे तालियां बजाते थे और पटाखे छोड़ते थे, आज अपनी इकाई के जीत पर यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और जीत भी ऐसी वैसी नहीं, बल्कि एकदम से धमाकेदार जीत जिसे कहें कि न सिर्फ संख्या के लिहाज से, बल्कि आम आदमी पार्टी के चाहे जितने भी धुरंधर हों उनमें से अधिकांश को अगर आप धूल चटा के वो पार्टी जीत रही हो तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ के कार्यकर्ताओं के भीतर जोश कैसा होगा। हमारे ठीक पीछे का जो स्टेज है वहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी आएंगे और 6:10 का समय अब वो बताया जा रहा है। हालांकि पहले का जो समय था लगभग 7:30 बजे का समय था, लेकिन यहाँ पर अभी भी बहुत सारी तैयारियां होनी बाकी हैं। लेकिन कार्यकर्ताओं के जोश के हिसाब से बात करें तो बैंड, ढोल, नगाड़े, ये सारी चीजें हैं और अभी भी तैयारियों का जो सिलसिला है वो चल ही रहा है। जैसे प्लेकार्ड्स वगैरह बहुत सारे देखें कि अभी सामने से आ रहे हैं और ये सामने जो सड़क है प्रधानमंत्री मोदी यहीं से गुजरेंगे जहां उनके ऊपर फूलों की बारिश होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये नहीं रहेगा कि आप जीत का जश्न मनाते हैं, बल्कि महत्वपूर्ण ये रहेगा कि इस जीत के जश्न में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन होगा वो संबोधन कितना खास होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं है बल्कि उस मॉडल की करारी हार है जिसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ये कहा था कि ये दिल्ली के लोगों के लिए आपदा है। जी प्राची। बिल्कुल देवेंद्र, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल को लेकर इन चुनावों में काफी एग्रेसिव रहे। एक एक नैरेटिव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ही शब्दों में जवाब दिया, चाहे वो शीश महल का मुद्दा उठाना हो, चाहे वो आपदा वाला नैरेटिव चलाना हो, चाहे यमुना की बात करना हो, सारे मुद्दों पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल को जवाब दिया और उन्हें घेरा भी। साथ ही साथ ये भी बताया कि कैसे जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पर आगे भी भारतीय जनता पार्टी की जारी रहेगी। आज ही की अगर देवेंद्र बात कर लें तो जो पोस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है इस शानदार जीत पर, पहली लाइन में ही लिख रहे हैं जनशक्ति इज पैरामाउंट, और उसके बाद फिर ये कह रहे हैं कि मुझे गर्व है अपने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर जिनकी मेहनत से ये जीत सुनिश्चित हो पाई है। यही खास अंदाज पीएम का होता है देखने लायक, जब वो कार्यकर्ताओं से मुखातिब होते हैं और जोश भरते हैं अगली परीक्षा के लिए। जी हाँ, बिल्कुल प्राची। और जैसे कि पहले मैंने ये कहा कि सिर्फ एक चुनावी जीत के तौर पर बीजेपी से नहीं देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं है, बल्कि उस मॉडल को हराना बहुत जरूरी था बीजेपी के लिहाज से, जिस मॉडल के बारे में पार्टी का ये मानना है कि ये सामान्य राजनीतिक दल नहीं है। जिस तरह से उनके आरोप प्रत्यारोप लगते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, और आरोप लगाओ भागो की रणनीति, उसमें कोई राजनीतिक मर्यादा नहीं होती। अचानक से आप सोचें कि एक पूर्व मुख्यमंत्री आगे कह देते हैं कि एक दूसरे राज्य ने यमुना के पानी में
जहर मिला दिया। ऐसी राजनीतिक तस्वीर आप देश में कहीं और नहीं दिखेंगी। राजनीतिक प्रतिद्वंदिताएं हर जगह होती हैं, लेकिन इस प्रकार का लेवल जिसे कहें वो लेवल कहीं और नजर नहीं आता था। और उस लिहाज से उस मॉडल को चोट पहुंचाना, उस मॉडल को पटकनी देना वो ज्यादा जरूरी था। जैसे शीश महल को लेके आरोप लगे, सीएजी की रिपोर्ट में वो आरोप आए, उन आरोपों पर सफाई देने के बजाय अगर आम आदमी पार्टी के नेता ये कहें दिल्ली में जो प्रधानमंत्री का घर है उसकी जाके हम लोग पड़ताल करेंगे, उसको देखने जा रहे हैं, अंदाजा लगाएं कि किस प्रकार की अनैरकी वाली स्थिति थी। अगर कोई आरोप लग रहा है या आरोप की बात नहीं थी, सीएजी की रिपोर्ट में उन बातों को कहा गया है, तो जरूरी ये था कि आम आदमी पार्टी की तरफ से उस पर स्पष्टीकरण दिया जाए, ना कि ये कि ऐसी तस्वीर पेश करें। लेकिन वो मॉडल ऐसा ही था, उस मॉडल को हराना बीजेपी के लिहाज से बहुत जरूरी हो गया था। और इस बार के चुनाव में हमने देखा कि लोकसभा चुनाव के समय से ही दिल्ली विधानसभा चुनाव कैसा होगा इस बात को ध्यान में रखा गया था। तभी प्रवेश वर्मा को लोकसभा चुनाव नहीं लड़ाया गया और उस लिहाज से तभी यह तय भी कर लिया गया था कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उनको विधानसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा। ये एक बड़ा फैसला था, क्योंकि 2 बार के सांसद को आप टिकट नहीं दे रहे हैं, उसको विधानसभा चुनाव में लड़ा रहे हैं। और उनका जो संसदीय क्षेत्र है वो आउटर दिल्ली का था, नई दिल्ली का नहीं था, बावजूद इसके यहाँ पे आके उनको लड़ाना। तो ये सारी चीजें बता रही है कि किस प्रकार से एक रणनीति के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने तय कर लिया था कि अरविंद केजरीवाल के मॉडल को ध्वस्त करना है। और आज वो नतीजे के रूप में जब आ गए तो अंदाजा लगा सकती हैं कि बीजेपी मुख्यालय का माहौल कैसा होगा। बिल्कुल देवेंद्र, इन पूरे चुनावों में अरविंद केजरीवाल दिल्ली में जगह जगह पोस्टर लगाकर, होर्डिंग लगाकर, अपना चेहरा लगाकर और बीजेपी के सामने क्वेश्चन मार्क लगाकर ये पूछते रहे कि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कौन होगा। भारतीय जनता पार्टी ने इस बहस में पढ़ने से ज्यादा अच्छा ये समझा कि अपने कामों पर बात करें, अपने वादों पर बात करें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ब्रांड है उस पर ये चुनाव कराए, जिसका सीधा सीधा असर इन चुनावों में देखने को मिल रहा है। देवेंद्र, अब बिल्कुल प्राची, जैसे सबसे बड़ी बात ये थी कि पिछले 2 विधानसभा चुनाव को अगर आप उठाकर देखें तो वहां पर बीजेपी ने माहौल पर चुनाव लड़ने में ज्यादा अपनी रणनीति दिखाई थी। बूथ मैनेजमेंट जैसा होना चाहिए था वो नहीं हुआ। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के पास एक प्रोफेशनल टीम तैयार थी और बहुत प्रोफेशनल तरीके से उन लोगों ने हर काम किया। जैसे बहुत सारे विधानसभा क्षेत्र में आप सोचें कि जिस प्रकार से इस बार के वोटर लिस्ट में तकरीबन 8 लाख के आसपास वोटर्स ऐसे थे जो कि नहीं पाया गया, उनकी कटौती कराई गई। तो ऐसे कंडीशन में एक फर्जीवाड़े का बड़ा खेल हो रहा था और उसको ध्वस्त करना जरूरी था। दूसरी तरफ जो लोकल इश्यूज थे, चाहे सड़क की बात कर ले, जैसे न्यू दिल्ली से जैसे आप बाहर निकले और दिल्ली के दूसरे इलाकों में जाएं, कई इलाके ऐसे हैं जैसे संगम विहार जैसे इलाके में आप जाएं तो आपको यकीन नहीं होगा कि देश की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का यह हिस्सा है और वो संगम विहार अपवाद नहीं है। वैसे कई विधानसभा क्षेत्र आपको ऐसी नजर आएंगी जहां पर एकदम से कहें कि नरकीय स्थिति है, तो उनको इश्यू बनाया गया। पानी के मसले को इश्यू बनाया गया है। ये बताया गया कि कैसे शिक्षा के मॉडल पे कुछ स्कूलों को दिखाकर बाकी सारे स्कूलों का खस्ता हल कर दिया गया है। तो सारे आम जनता से जुड़े हुए मुद्दों के आधार पर एक रणनीति बनाकर एंटी इनकम्बेंसी का एहसास लोगों को कराया गया और ये चीज सबसे बड़े फैक्टर के तौर पे देखी जा सकती है आज बीजेपी के जीत में। बिल्कुल, एंटी इनकम्बेंसी के फैक्टर को कितना भुनाना है, कैसे उसे ज्यादा से ज्यादा इनकैश करना है, ये अगर समझना है तो दिल्ली का ये चुनाव बड़ी बारीकी से देखना होगा। ज्यादातर सीटें जहां बीजेपी 2020 में बड़े बड़े मार्जिन से हारी, जहां 20,000, 25,000, 30,000, 71,000, 80,000 तक का मार्जिन था, उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आज के चुनाव में जीत दर्ज कर रहे हैं। तो समझना होगा कि बीजेपी ने जो स्ट्रैटेजी बनाई ग्राउंड पर वो स्ट्रैटेजी कितनी बेहतर थी। और जब खुद करतार नगर की रैली में 29 जनवरी को देवेंद्र प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि एक बार मोदी को अपनी सेवा करने का मौका दीजिए, तो एक पब्लिक कनेक्ट बनता है और उस पब्लिक कनेक्ट का असर आज हमें नतीजों में दिखाई दे रहा है। और बिल्कुल प्राची, आप इस हिसाब से अगर देखें तो ये काम बीजेपी के लिहाज से उतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के सहारे बीजेपी दिल्ली की 7 की 7 संसदीय सीट जीतते रही थी। इस बार के चुनाव में भी देखें तो 7 सीट पर बीजेपी को जीत हासिल हुई। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ लड़ी। इसके बावजूद उन 7 लोकसभा के 52 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिली थी और वहां पर बीजेपी को करना सिर्फ ये था कि उस फैक्टर को एक बार फिर से सेंटर स्टेज में लाना था, यानी कि नरेंद्र मोदी फैक्टर को।
इस चुनाव में देखें तो जैसे एक पूर्वांचली वोटर्स खास ताकत मानी जाती थी आम आदमी पार्टी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कहना आर के पुरम की रैली में कि पूर्वांचल ने मुझे सांसद और देश का प्रधानमंत्री बनाया, एक ऑन करने वाली जो बात है वो प्रधानमंत्री मोदी ने कही। दूसरी तरफ गारंटी देने की बात, प्रधानमंत्री मोदी से चेहरा बड़ा विश्वसनीय चेहरा अभी देश में नहीं, उस गारंटी को उन्होंने बताया कि ये मेरी गारंटी है कि कैसे 8 मार्च तक महिलाओं के खाते में पैसे मिलेंगे। तो हर चीज को पीएम मोदी ने अपने ऊपर ऑन की और जो छोटी से छोटी बारीकी हो सकती है उस पर ध्यान दिया गया। जैसे एक बहुत दिलचस्प चीज है कि वैजयंत पांडा जो कि उड़ीसा के नेता हैं, दिल्ली में कोई उड़िया वोटर्स का ऐसा कोई असर नहीं, बावजूद उसके दिल्ली के चुनाव का उनको प्रभारी बनाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वो बहुत बड़ी चीज थी और बहुत बड़ा मैसेज था इस लिहाज से कि इस चुनाव को वो किस कदर लेके जाना चाहते हैं ग्राउंड पे, बूथ मैनेजमेंट पे, सर्वे के आधार पर, ओपिनियन के आधार पर लोगों के, और उन सारी चीजों को फिर एक पॉलिटिकल नैरेटिव में कैसे कन्वर्ट किया जाए, इस बात को उन्होंने ध्यान रखा। वैजयंत पांडा इस सारी चीजों में बहुत एक्सपर्ट माने जाते हैं, बहुत सारी सर्वे एजेंसी को उन्होंने हायर किया और उसके आधार पे लगातार दिल्ली के 70 विधानसभा सीट पे हर विधानसभा क्षेत्र की क्या समस्या है उसके लिए अलग अलग पॉइंटर तैयार किए गए कि आपके विधानसभा क्षेत्र में कौन कौन सी समस्या है और इसका समाधान क्या हो सकता है। अब ये ऐसा नहीं था कि ओखला के लिए जो समाधान की बात कही जा रही थी या समस्या को उठाया जा रहा था वो दिल्ली में बदरपुर के लिए भी उठाया जा रहा था या पश्चिम दिल्ली के नरेला में भी उठाया जा रहा था। तो हर विधानसभा क्षेत्र के आधार पर समस्या का आकलन करके फीडबैक लेके और फिर नैरेटिव को गढ़ा गया। तो ये सारी चीजें ये दिखा रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह हो और बीजेपी के बाकी दूसरे नेता इस चुनाव को किस कदर माइक्रो मैनेजमेंट के आधार पर लड़ना चाहते हैं और उसी ने आज रिजल्ट में ये कन्वर्ट किया। इस चुनाव में हमने देखा प्राची कि बीजेपी के बड़े नेता हों या दिल्ली बीजेपी का कोई नेता, एक भी नेता ऐसा नहीं, एक भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं जिसको अपनी जीत को लेके लेश मात्र भी कोई शक या गुंजाइश हो। आंकड़े में बस ये हो रहा था कि या तो 45 आएगा या 50 आएगा, इस बात को लेके चर्चा हो रही थी। कंफर्टेबल विक्ट्री को लेके किसी के अंदर कोई डाउट नहीं था और ये तब होता है जब ग्राउंड पर बहुत मजबूती के साथ आप चुनाव लड़े होते हैं और इस बार बीजेपी ने उस काम को किया। बिल्कुल, देखिए 2 लेवल पर इस चुनाव को समझा जाए देवेंद्र। एक लेवल वो जहां बुनियादी मुद्दों को उठाया जा रहा था, जहां एंटी इनकम्बेंसी को बुनाया जा रहा था, जहां पानी, सड़क, गंदगी, इन तमाम मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी बड़े एग्रेसिवली उठा रही थी। और दूसरा मुद्दा था अरविंद केजरीवाल की इमेज को डेंट करना, उनकी विचारधारा कितनी बदल गई है ये साफ तौर पर बड़े साफ शब्दों में, बोल्ड शब्दों में जनता को बताना। खुद प्रधानमंत्री अपने रैलियों में ये कहते नजर आए कि वो शख्स जो हवाई चप्पल में घूमा करता है, सादा कपड़ों में घूमा करता है, शीश महल में रहता है, जकूजी में नहाता है, कितने महंगे टॉयलेट्स हैं, जब इसका जिक्र देश के प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं तो उसका कनेक्ट जनता के बीच में देखने को मिला देवेंद्र। अब बिल्कुल अरविंद केजरीवाल की ताकत ही यही थी कि उन्होंने एक यूफोरिया क्रिएट किया था और एकदम से ऐसी ऐसी बातें कही थी। जैसे अब 2015 के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो उनके एक नेता आशीष खेतान हुआ करते थे और एक कार्यक्रम में वो लोग बाकायदा, सोचिए, मंच से ये कह रहा था लोगों को, युवाओं को, कि अगर आप दिल्ली के युवा हैं और आप सोचिए कि अगर आपको कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो क्यों नहीं दिल्ली में कोई ऐसी जगह होनी चाहिए, ऐसा कॉर्पोरेट ऑफिस होना चाहिए जो सीधे सीधे आपको दे दिया जाए, मुफ्त में आप आए, वहां पे लैपटॉप रखें, अपनी सामग्री रखें, वहां पे अपना काम करना शुरू कर दें। सोचिए ये कितनी रोमानी सी बात है कि अगर वाकई किसी युवा को भा जाएगा कि अगर इस तरह की चीज हो कि आपको दिल्ली में अपना ऑफिस चाहिए और तुरंत से मिल जाए तो बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो डेली डायलॉग के नाम पे ऐसे बहुत सारे सपने दिखाए गए थे। तो अरविंद केजरीवाल ने एक तरह से सपनों की एक इतनी हसीन दुनिया बनाई थी जहां पर लोगों को यह लगने लगा था कि दिल्ली के लोगों को कि विधानसभा चुनाव के लिए और मुख्यमंत्री के तौर पर उनसे बेहतर नहीं। 2015 में जब उनको जीत हासिल हुई और उस काम को नहीं कर सकते थे तो उन्होंने वहां पर फ्रीबीज पॉलिटिक्स शुरू की और उस फ्रीबीज पॉलिटिक्स के आधार पर भले ही दिल्ली की जो आर्थिक व्यवस्था है उसकी खस्ता हालत हुई, जो सरप्लस स्टेट माना जाता था फाइनेंस के मामले में, उसको उन्होंने डेफिसिट के तौर पे स्थिति में ला दिया। बावजूद इसके उसका रिटर्न तो मिलना ही मिलना था और 2020 के चुनाव में उनको उसका फ्रीबीज का रिटर्न भी मिला। लेकिन उसके बाद उनकी समस्याएं शुरू हुई क्योंकि ये ऐसी चीजें नहीं थी जो कि बहुत लंबे समय तक सस्टेन कर सकें। ग्राउंड पे जो समस्याएं थी उसका समाधान करना था। आम आदमी पार्टी के नेता उन सारे मॉडल को देने में बिल्कुल भी सफल नहीं रहे और जिसके चलते आज ये स्थिति ऐसी आ गई है कि उनको जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा। और इसमें भी आप देखें तो आम आदमी पार्टी के जो नेता, जो विधायक अपने क्षेत्र में जनता के बीच जुड़े रहे, इस लहर में भी उनको जीत हासिल हो गई है। तो ऐसा नहीं था कि जनता अगर आपने अच्छा काम किया होता तो आपको वोट नहीं करती, क्योंकि आपने नहीं किया। और बीजेपी की रणनीति ये थी कि इस बात का एक तो एहसास करा दिया गया और अरविंद केजरीवाल के हर रणनीति के काट के तौर पर
बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक तैयार रहता था और जिसके चलते आज ये बीजेपी दिन देख रही है। प्राची, अब देवेंद्र देखिए, वो बयान भी अरविंद केजरीवाल के याद आते हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे बयान हैं जिन पे बहुत सारी कंट्रोवर्सीज और जिनके बयान खुद अरविंद केजरीवाल ने बदले। एक बयान जो वो हमेशा कहते रहे कि नरेंद्र मोदी को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा अरविंद केजरीवाल को हराने के लिए, जन्म में तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये भी कहते रहे कि 2050 तक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में कोई नहीं हरा सकता। उनका वो बयान जो उन्होंने विधानसभा में दिया कि दिल्ली तो हमारी है जी, हम जो चाहेंगे वैसा दिल्ली में करेंगे। आज उन तमाम बातों का जवाब जनता ने अपने जनादेश में दिया है कि कोई भी परमानेंट नहीं होता है सियासत में, या जनता के दिल में कोई परमानेंट नहीं बसता है। अब बिल्कुल प्राची, अगर ग्राउंड पे आप काम ना करें सिर्फ बयानों में, तो ऐसा ही होता है। जैसे पूर्वांचली वोटर्स की अगर बात कर लें, आपको रोक रही हूँ, वो चेहरा इस वक्त हम अपने टेलीविजन पर दिखा रहे हैं जिस चेहरे ने अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली विधानसभा सीट पर हराया है। गुरुद्वारे में मत्था टेकने के लिए प्रवेश वर्मा इस वक्त पहुंचे हुए हैं। प्रवेश वर्मा अपनी जीत के बाद से ही लगातार पब्लिक अपीयरेंस में नजर आ रहे हैं। वो तस्वीर याद करिए, जब अमित शाह से मिलकर आए तो हाथ में बीजेपी का झंडा उठाया, लोगों के बीच में गए, नरेंद्र मोदी की तस्वीर उठाई, और अब बंगला साहिब गुरुद्वारे में प्रवेश वर्मा मत्था टेकते हुए नजर आ रहे हैं। बंगला साहिब पहुंचे हैं प्रवेश वर्मा। ये वो चेहरा है जो इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिनको लेकर अब ये सुगबुगाहट भी तेज हो गई है कि क्या ये प्रवेश वर्मा जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया नई दिल्ली विधानसभा सीट पर, क्या ये दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री भी बनने जा रहे हैं? जो गृह मंत्री से इनकी मुलाकात हुई, क्या उस मुलाकात में कोई संकेत मिले हैं? प्रवेश वर्मा की बॉडी लैंग्वेज क्या बता रही है? सारी बातें हैं जो प्रवेश वर्मा को लेकर चल रही हैं। और देवेंद्र, तस्वीरें बड़ी खास हैं, बड़ी दिलचस्प हैं। प्रवेश वर्मा गुरुद्वारे पहुंच गए हैं, एक बड़ी जीत है और शाबाशी उन्हें मिल रही है अपने शीर्ष नेतृत्व से। एक बड़े चेहरे को हराया है, अरविंद केजरीवाल को उन्होंने हराया। अब बिल्कुल प्राची, और पॉलिटिकली ये बहुत जरूरी है, और एक कह सकते हैं आप बीजेपी की सरकार के लिहाज से जो कि दिल्ली में अब आएगी, उसके लिए कंफर्टेबल सिचुएशन कि अरविंद केजरीवाल जैसे व्यक्ति अगर विधानसभा में ना हो तो शायद बीजेपी ऐसा सोच सकती है कि सुचारू काम ज्यादा बेहतर तरीके से चल सकता है। क्योंकि हम सब उनकी पॉलिटिक्स देखते हैं कि धरना प्रदर्शन के अलावा वो बहुत दूर तक सोच नहीं पाते। तो वहां पर बीजेपी के लिए ये बहुत जरूरी था कि न सिर्फ आम आदमी पार्टी की हार हो, बल्कि अरविंद केजरीवाल की अपनी हार हो। वो एक चीज की विधानसभा ना पहुंचे, और दूसरी चीज कि जो उन्होंने यूफोरिया क्रिएट किया था और अपनी एक करिश्माई छवि बनाई थी, उस छवि को ध्वस्त कर दिया जाए कि ये शख्स तो एक विधानसभा का चुनाव हार जाते हैं, ये देश में क्या पॉलिटिक्स करेंगे। और जब जब वो बयानबाजियां कर रहे थे, मैं आपको बता रहा था कि एक दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो कि आम आदमी पार्टी की ताकत हुआ करती थी, पूर्वांचली वोटर्स, जो कि दिल्ली के 51 विधानसभा में 5% से लेकर 35% तक वो वोटर्स हैं। और आज उन लोगों ने दिखाया कि कैसे वो बीजेपी के पक्ष में। इसके पीछे बीजेपी के होमवर्क को अगर देखें तो तकरीबन 10,000 छोटी छोटी बैठकें और सभाएं की गई हैं पूर्वांचली वोटर्स के बीच, जिसमें 25 लोग, 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग ही होते थे, बड़ी सभाएं नहीं। दूसरी चीज कि जो छठ पूजा समिति है, दिल्ली में तकरीबन 500 छठ पूजा समिति है, दिल्ली के 256 मंडल में छठ की सामग्री का वितरण किया जाना, एलजी के द्वारा छठ पूजा के दिन सार्वजनिक अवकाश की घोषणा, उस बात का बीजेपी के द्वारा मैसेजिंग किया जाना पूर्वांचली वोटर्स के बीच। तकरीबन 200 लिट्टी चोखा कार्यक्रम किए गए हैं। अब आप अंदाजा लगाएं कि लिट्टी चोखा कार्यक्रम चल रहा है। मकर संक्रांति का कार्यक्रम 70 के 70 विधानसभा क्षेत्र में चलाया गया। और जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने यही है माइक्रो मैनेजमेंट देवेंद्र जो भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों में किया, और इसलिए तमाम वर्गों को साध लिया बीजेपी ने। और कैसे साधा बीजेपी ने, उसकी बानगी आप टेली में देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 27 साल बाद अब सरकार बनाने जा रही है। और वो प्रवेश वर्मा भी आप लगातार तस्वीरों में देख रहे हैं जिन्होंने नई दिल्ली विधानसभा सीट पर अरविंद केजरीवाल को हराया है, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को मजबूर किया उनके पिच पर आकर खेलने के लिए। अरविंद केजरीवाल पूरे चुनावों में प्रवेश वर्मा पर तरह तरह के आरोप लगाते रहे, लेकिन ये प्रवेश वर्मा अपनी रणनीति, अपने बयानों, जनता के बीच में अपनी पहचान, इन सब के बलबूते पर अपने क्षेत्र में यानी कि नई दिल्ली विधानसभा सीट पर अरविंद केजरीवाल को हराने में कामयाब हो गए हैं। अब देखिए, सिख समुदाय भी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन चुनावों में बीजेपी को सिख समुदाय ने भर भर कर वोट दिया है। मनजिंदर सिंह सिरसा भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं जो कि राजौरी गार्डन से चुनाव जीत चुके हैं। सिख वोटर्स का जो समर्थन मिला भारतीय जनता पार्टी को, उसने भी बीजेपी की टैली को एकदम ऊपर पहुंचा दिया। 8 सीट वाली पार्टी अगर आज 48 सीटों पर आगे है, 48 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है, तो आप अंदाजा लगाइए कि बीजेपी ने कैसे सब वर्गों को साधा। पंजाबी वोटर्स को कैसे साधना है, सिख वोटर्स को कैसे साधना है, पूर्वांचलियों को कैसे साधना है,
दलित सीटों को कैसे साधना है, ये सब कुछ बीजेपी ने रणनीति बनाई और उसी का असर है कि आज बीजेपी के ज्यादातर नेता चुनावी क्षेत्र में सफल पाए जा रहे हैं और आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े धुरंधर मैदान से आउट हो रहे हैं, यानी कि पवेलियन लौटते हुए नजर आ रहे हैं। तो चाहे प्रवेश वर्मा हो, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली विधानसभा सीट पर हराया है, वो इस वक्त बंगला साहिब गुरुद्वारे पहुंच चुके हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा भी मत्था टेकने के लिए पहुंचे हैं। राजौरी गार्डन सीट से चुनाव मनजिंदर सिंह सिरसा जीते। एक बड़े सिख चेहरे के तौर पर, प्रोमिनेंट सिख चेहरे के तौर पर उन्हें बीजेपी ने इस बार न सिर्फ राजौरी गार्डन से उतारा, बल्कि आसपास की जितनी भी पंजाबी बाहुल्य सीट है, सिख बाहुल्य सीट है, वहां मनजिंदर सिंह सिरसा के चेहरे से वोटों को अपनी तरफ लाने की कोशिश की और वो जो रणनीति है कहीं ना कहीं कामयाब भी साबित हुई। वहीं प्रवेश वर्मा, क्योंकि इन चुनावों में जो जाट बाहुल्य इलाके हैं वहां भी बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया है। जो जाट बाहुल्य सीट हैं उन अधिकतर सीटों पर बीजेपी ने इस बार कमल खिलाया है। तो प्रवेश वर्मा एक प्रोमिनेंट फेस के तौर पर जो है साबित हुआ। और ये तस्वीर आप देख लीजिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, यानी कार्यक्रम की शुरुआत अब होने जा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। उसके बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी, पीएम का स्वागत किया जाएगा और पीएम क्या संबोधन देंगे आज अपने कार्यकर्ताओं को, दिल्ली के कार्यकर्ताओं को, ये देखना वाकई में दिलचस्प हो जाएगा। जब जब कोई चुनाव बीजेपी देवेंद्र जीतती है तो न सिर्फ जीत का जश्न मनाया जाता है, बल्कि आगे के लिए क्या तैयारी बीजेपी को करनी है, बीजेपी आगे क्या बेंचमार्क सेट करने जा रही है, इसकी झलक, इसका ट्रेलर भी पीएम के संबोधन में देखने को मिलता है। देवेंद्र, अब बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौर में और गृहमंत्री अमित शाह के दौर में कैसी इलेक्शन लड़ने की मशीन हो गई है, इसका एक उदाहरण मैं आपको दूं दिल्ली के संदर्भ में कि परसों मैं जब एक बड़े नेता के साथ बैठा हुआ था बीजेपी के, तो उनका ये कहना था, मैंने पूछा कि सर अगला टास्क, अभी टास्क क्या है, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि नतीजे को लेकर, उनका ये कहना था कि अब अगला टास्क हमारा ये है कि इस बार हम लोग फोकस किए 54 सीटों पे, अगले बार 70 के 70 हमारे पास मजबूत कैंडिडेट होने चाहिए, उसके हिसाब से हम लोग अभी काम कर रहे हैं। यानी कि वैसी सीटें जो कि बीजेपी के हिसाब से कंफर्टेबल नहीं मानी जाती है, उन सीटों की टारगेटिंग इस चुनाव के नतीजों के आने से पहले बीजेपी के अंदर शुरू हो चुका है। और इसका आप समझ सकती हैं कि कैसे हार्ड टास्क मास्टर के तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को एक इलेक्शन की मशीन बनाया। वो मशीन निश्चित तौर पर कई चुनाव में उसको हार का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसका सक्सेस रेट बहुत ज्यादा है। और जो सबसे बड़ी चीज नजर आती है कि आमतौर पे राजनीतिक दल एक धारणा के आधार पर गिव अप कर देते हैं, बीजेपी अंतिम गेंद तक लड़ाई लड़ने वाली जो लड़ाई कही जाती है उस तरीके से लड़ती है। जैसे इसी चुनाव को देखें कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार से गिव अप किया, दूसरी तरफ बीजेपी हर एक चुनाव को डू और डाई वाले सिचुएशन के हिसाब से लड़ना चाहती है और चुनाव खत्म होने के दिन तक उसी शिद्दत के साथ वो लोग काम करते हैं। दिल्ली में भी उसी काम को किया गया और जिसका नतीजा आज सामने है। हर एक सेक्शन में अगर आप देखें, चाहे पंजाबी हो, बनिया हो, हरियाणवी हो, पूर्वांचली हो, एससी कम्युनिटी की सीटें हों, इन सारे सेक्शन में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया। और एक तरह से आप कहें कि अक्रॉस द स्टेट पार्टी ने अच्छा किया है, एक्सेप्ट मुस्लिम सीटों को छोड़कर, उसमें मुस्तफाबाद अपवाद है। तो वहां पर आप अंदाजा लगा सकता है कि बीजेपी ने किस प्रकार से अपनी शक्ति को पहचाना, किस प्रकार से अपनी कमियों को पहचाना और जो अपनी शक्ति हो सकती है उसी पर पूरा फोकस करके इस रिजल्ट को हासिल किया है। ये अपने आप में एक बड़ा टास्क था कि मात्र 54 सीटों पे आप अपनी पूरी ऊर्जा लड़ा रहे हैं और उन 54 में आपको 36 से ज्यादा लेके आना है। और बीजेपी के नेता लगातार इस बात को कह रहे थे कि 47-48% के आसपास हम लोग वोट लेके आएंगे और 45 से 50 सीटें विधानसभा की सीट हम लोग झटक लेंगे। तो इससे आप समझिए कि किस प्रकार से क्लिनिकल एक्यूरेसी जिसको कहते हैं, जो कि आमतौर पर डॉक्टर्स सर्जरी में जिस प्रकार के दिखाते होंगे, ये एक पॉलिटिकल सर्जरी करना था उनको आम आदमी पार्टी के खिलाफ और बीजेपी ने उस काम को करके दिखाया है। और थ्रू आउट चुनाव को अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डे टू डे अपडेट्स पे लगातार नजर रखे हुए थे और कहीं से कोई नैरेटिव गड़बड़ ना हो, कहीं से कोई ऐसी चीज ना हो जाए। चेहरे पहुंचने शुरू हो गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी हमें तस्वीरों में नजर आ रही हैं, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी हमें तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जिक्र दिल्ली चुनावों में इस वजह से हो जाता है कि इस बार का बजट जो मोदी सरकार 3.0 का पहला पूर्ण बजट निर्मला सीतारमण ने पेश किया और दिल
खोलकर मिडिल क्लास को जो राहत दी गई, 12 लाख तक की आय वालों को टैक्स में छूट दी गई, उसका भी सीधा तौर पर प्रभाव दिल्ली के चुनावों पर पड़ा। तकरीबन 67% जो मिडिल क्लास आबादी है वो दिल्ली में रहती है। ऐसे में इस आबादी को साधना बीजेपी के लिए जरूरी था और बीजेपी ने इस मिडिल क्लास को साधा टैक्स में राहत देकर। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैलियों में इस बात का जिक्र किया कि मिडिल क्लास के बारे में अगर कोई सोचता है तो वो मोदी सरकार है, वो बीजेपी की सरकार है और उसका मैजिक कहीं ना कहीं दिल्ली चुनावों में चला है। इसी वजह से बीजेपी 48 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब होती हुई फिलहाल नजर आ रही है।